सो लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एंड देन डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से हमने डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने सीखा था। सो आज हम क्या सीखेंगे कि अगर एक आइडियल डाइपोल हो, यानी इस आइडियल डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड field due to a point dipole. मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सिस है और ओरिजिन पे एक डाइपोल रखा गया, इट्स ए पॉइंट डाइपोल। सो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होंगे दैट डिस्टेंस विल बी वेरी वेरी स्मॉल। बट आपको दिखाने के लिए मान लो से थोड़े से मैग्नीफाई करके ड्रॉ करा जाए यहाँ पे, तो कुछ ऐसे होंगे। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। एंड इस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन मान लो से 2L। ठीक है, तो सेंटर से ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस होंगे L और इस पॉइंट का डिस्टेंस होंगे L। तो ऐसे एक डाइपोल है। अब इस डाइपोल के वजह से हम इस डाइपोल का सेंटर से ओरिजिन से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। एंड इस डाइपोल अगर इस डायरेक्शन पे हो तो डाइपोल के साथ ये एंगल अगर से थीटा हो, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r थीटा पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें, इस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होंगे हमें लिखना है। ठीक है, सो इसके लिए मान लीजिए आपका r वेक्टर ये दो लाइन अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करें, सो यहाँ से होंगे L वेक्टर एंड यहाँ से ये अगर आपका से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस P पॉइंट का डिस्टेंस अगर यहाँ पे मान लो से r प्लस हो और यहाँ से डिस्टेंस अगर आपका से r माइनस हो, सो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि इस P पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल लिखने चाहे, सो यू हैव 2 पॉइंट चार्ज, अनदर वन इज प्लस क्यू अनदर इज माइनस क्यू। यहाँ से डिस्टेंस है प्लस r, यहाँ से डिस्टेंस है माइनस r। सो अगर हम इस दोनों चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने चाहें, इस पोटेंशियल का वैल्यू क्या लिखोगे? सो द पोटेंशियल at point P which will be function of r and theta is equals to क्या लिखोगे कि 1/4 pi epsilon naught प्लस q चार्ज है यहाँ पे, सो q डिवाइडेड बाय r प्लस एंड यहाँ पर माइनस q चार्ज है तो इसके वजह से पोटेंशियल माइनस होंगे, सो माइनस q और यहाँ से डिस्टेंस हमने बनाया r माइनस, सो r माइनस। ठीक है, सो हमें क्या करना है इस r प्लस और r माइनस का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेंगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ दिस r एंड थीटा। सो इस r एंड थीटा का टर्म पे अगर हम लिखने चाहे, सो यहाँ पर इस ट्राइंगल से देखो ओरिजिन P एंड इस पॉइंट में एक ट्राइंगल बनेगा। तो इस ट्राइंगल रूल से हम क्या लिख सकता हूँ कि दिस L वेक्टर r प्लस वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर। सो r वेक्टर इज इक्वल्स टू L वेक्टर प्लस r प्लस वेक्टर। सो हमें r प्लस वेक्टर चाहिए, सो r प्लस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे कि r वेक्टर माइनस L वेक्टर। ठीक है, r वेक्टर माइनस L वेक्टर। सो हमें यहाँ पे 1/r प्लस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है,
सो यहाँ पे therefore 1/r प्लस इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेंगे r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl और इनके बीच में एंगल देखो थीटा है, सो होंगे l cos थीटा। ठीक है, l cos थीटा। नाउ से पॉइंट डाइपोल, सो पॉइंट डाइपोल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होंगे दैट डिस्टेंस विल बी वेरी वेरी स्मॉल। सो यहाँ पे l का वैल्यू अगर r के रिस्पेक्ट में वेरी वेरी स्मॉल हो, सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, सो मान लो से HC मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ होंगे, बॉन्ड लेंथ विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम में आएंगे। सो दिस लेंथ इज विल बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू अगर हम इस कुछ मेजरेबल डिस्टेंस देखें तो विल राइट इन एटलीस्ट सेंटीमीटर व मीटर। सो दिस आर के रिस्पेक्ट में जो एल होंगे दिस एल विल बी वेरी वेरी स्मॉल। सो अगर ये वेरी वेरी स्मॉल हो सो देन इस एल स्क्वायर टर्म को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो अगर एल स्क्वायर टर्म हम नेग्लेक्ट करें तो इसे हम क्या लिखेंगे कि 1/√ऑफ r स्क्वायर माइनस 2rl cos थीटा। ठीक है, 2rl cos थीटा। एंड देन यहाँ से अगर आप r स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा सो इस स्क्वायर रूट से बाहर जब आएंगे सो इट विल बी r एंड रिमेनिंग टर्म जो है, रिमेनिंग टर्म को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाए तो हमें क्या मिलेंगे कि 1 माइनस 2l/r cos थीटा होल टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, होल टू द पावर माइनस हाफ। सो न्यूमरेटर में लेके गए तो इसलिए यहाँ पे माइनस हाफ हो गया पावर। सो अगेन इफ दिस l इज much less than r हो, so l/r इसका रेशियो क्या होंगे much less than 1, so this term will be less than 1। so अगर less than 1 हो एंड आप सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन करे से एंड अप टू फर्स्ट ऑर्डर तक अगर हम अप्रोक्सीमेशन लें so nearly equals to we can write 1/r and then 1 माइनस ये माइनस आप यहाँ पे मल्टीपल हो जाएंगे, तो मल्टीपल होंगे तो हमें क्या मिलेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड इट विल बी l प्लस r इंटू कॉस थीटा। ठीक है, l प्लस r इंटू कॉस थीटा क्या होंगे आपका 1/r प्लस का वैल्यू। तो सिमिलरली अगर हम इस r माइनस का वैल्यू कैलकुलेट करें 1/r माइनस, सो यहाँ पर भी देखो क्या होंगे, ये आपका l वेक्टर, ये आपका r वेक्टर। सो यहाँ से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सिमिलरली आपको सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। सिर्फ उस केस में यहाँ पर माइनस साइन आएंगे जिसके वजह से यहाँ पर प्लस साइन होंगे। सो यहाँ पर अगर प्लस साइन हो तो फाइनली यहाँ पर होंगे आपका माइनस साइन। सो 1/r माइनस इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1/r 1 माइनस l डिवाइडेड बाय r cos थीटा। सो इस 1/r प्लस एंड 1/r माइनस ये जो पोटेंशियल हमने लिखा था इस पोटेंशियल पे वैल्यू आप पुट कर दिए। ठीक है, पोटेंशियल पे वैल्यू आप कर दिए। सो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे हमने पोटेंशियल क्या लिखा था कि V r थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस डिवाइडेड बाय R प्लस एंड देन माइनस Q डिवाइडेड बाय R माइनस। सो इस R प्लस R माइनस का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा पे, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। सो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे Q दोनों से अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, सो Q कॉमन आ जाएंगे। अब इसका वैल्यू देखो क्या होंगे 1/r प्लस l/r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सो 1/r प्लस l cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड देन माइनस इस वाला टर्म। सो इस वाला टर्म पे आएंगे -1/r
प्लस हो जाएगा अब है, सो एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो 1/r कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें क्या मिलेंगे कि 2ql cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, 2ql cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। सो इस 2ql का वैल्यू आप क्या लिखोगे, p, है ना, डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड p। सो p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो ये होंगे क्या आपको पोटेंशियल। सो एक डाइपोल क्या था, यहाँ पर एक डाइपोल रखा गया था ओरिजिन पे। सो डाइपोल का सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना के किसी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें तो इस पॉइंट पे इस पोटेंशियल का वैल्यू क्या लिखोगे, पोटेंशियल का वैल्यू लिखोगे p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। एंड इससे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि p डॉट r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि p cos थीटा मतलब इससे क्या लिखोगे कि p वेक्टर डॉट r कैप, p वेक्टर डॉट r कैप करोगे, p वेक्टर इस बराबर है r कैप इस डायरेक्शंस पे होंगे तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लोगे। सो मॉड ऑफ p r कैप का, r कैप से यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इनके बीच में एंगल होंगे थीटा। सो p cos थीटा। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हम r से मल्टीपल करते हैं तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएंगे हमें क्या मिलेंगे, r इंटू आर कैप, और डिनोमिनेटर में जाएंगे r क्यूब। सो r इंटू आर कैप का अगर हम r वेक्टर लिखें सो इट विल बी p डॉट r वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, सो ये होंगे क्या आपका पोटेंशियल इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू। सो इस पोटेंशियल का वैल्यू आइदर आप इन टर्म्स ऑफ r थीटा में लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, p डॉट r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सो वन मोर थिंग यहाँ पर देखो, क्या जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करने सीखा था, बट पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होंगे r के साथ अगर हम वेरिएशन देखें शो था 1/r, बट इस केस में डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जो होंगे इस पोटेंशियल का वेरिएशन होंगे 1/r स्क्वायर। ठीक है, 1/r स्क्वायर। सो पोटेंशियल कैलकुलेट करने सीखे। अब हम क्या सीखेंगे, अगर इसी पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से इस रीजन पे अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिखेंगे। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, ये अगर से E हो सो E इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ ग्रेड V। ठीक है, माइनस ऑफ ग्रेड V। सो V का हम ग्रेडियंट लेंगे। सो V का अगर ग्रेडियंट लें इन टर्म्स ऑफ r थीटा में अगर हम लिखने चाहें सो r थीटा टर्म पे अगर हम लिखने चाहें तो ग्रेडियंट का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखोगे। सो 1/h1, h1 is 1, so del pi del r into v into r cap, and then minus 1/h2, h2 का वैल्यू होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे r, so 1/r and then del v by del थीटा, थीटा का। इसके बाद फाइव वाला टर्म आएंगे, बट पोटेंशियल जो है पोटेंशियल सिर्फ r और थीटा का फंक्शन है। सो थर्ड टर्म जो है फाइव डिपेंडेंट वाला टर्म जीरो होंगे। सो इस पोटेंशियल जो हमने अभी मिला है इस पोटेंशियल को, ये जो पोटेंशियल हमें मिला है इस पोटेंशियल को अगर हम एक बार r का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेंगे -2, और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। सो हमें क्या मिलना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू आर कैप, एंड देन इसी को और एक बार थीटा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इस पोटेंशियल को।
तो इस पोटेंशियल को अगर आप थीटा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एक 1/-1/-r मल्टीपल है, सो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे अगेन +1 डिवाइडेड बाय 4πε0। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होंगे sin थीटा विद ए नेगेटिव साइन, और ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएंगे, सो p sin थीटा डिवाइडेड बाय r³, और इसका डायरेक्शन होगा थीटा कैप। सो यहाँ से अगर हम 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, सो को क्या मिलेंगे यहाँ पे कि 2p cos थीटा इंटू r कैप डिवाइडेड बाय r³ प्लस p sin थीटा डिवाइडेड बाय r³ इंटू थीटा कैप। ठीक है, से होंगे क्या आपका उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इन टर्म्स ऑफ हम वेक्टर फॉर्म में लिखने चाहे, सो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसे अगेन थोड़े से अरेंज करना पड़ेंगे। तो अरेंज करके अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, सो वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से आएंगे कि 3p.r इंटू r वेक्टर डिवाइडेड बाय r⁵ माइनस p वेक्टर डिवाइडेड बाय r³। सो यहाँ पे ओरिजिन पे डाइपोल था, डाइपोल जेड डायरेक्शंस पे था, सो आप इस डाइपोल को p जेड कैप लिखें, और यहाँ पर जो r वेक्टर है r वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड पे लिखें, तो इससे इन टर्म्स ऑफ r थीटा पाई कैप में लिखोगे तो इससे इसी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। ठीक है, सो जब r और थीटा का वैल्यू गिवन रहेगा तो आप इस फॉर्म में लिखोगे कि 2p cos थीटा r कैप डिवाइडेड बाय r³ p sin थीटा बाय r³ इंटू थीटा कैप। और अगर ये पॉइंट जो है, पॉइंट अगर से इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड पे गिवन रहे तब आप इस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, r का वैल्यू लिखोगे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एंड देन p जिस डायरेक्शन पे गिवन रहेगा उस आपसे, अगर x डायरेक्शन पे हो तो p आई कैप, y डायरेक्शन पे हो तो p जे कैप, एंड z डायरेक्शन पे होंगे तो p जेड कैप। बाय एक्स वाई प्लेन पे अगर हो तब p को इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप में लिखोगे, एंड देन इस r को इन जनरल एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप में लिखोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे एंड यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, एंड सो यहाँ पर अगर आप इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे देखो डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम थीटा इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएंगे 0, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे r कैप बराबर। ठीक है, r कैप बराबर, एंड अगर हम थीटा इक्वल्स टू 90 पुट करें तब देखो ये टर्म 0 हो जाएंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा थीटा कैप बराबर। सो अगर हम एक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, मान लीजिए आपका एक पॉइंट डाइपोल है, इस पॉइंट डाइपोल की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, सो देखो थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या था, हमने कुछ ऐसी पॉइंट कंसीडर किया था यहाँ पे कि डाइपोल का सेंटर से ये डिस्टेंस r होंगे, और इस एंगल का वैल्यू जो है, ये जो एंगल है इस एंगल का वैल्यू थीटा होना चाहिए। सो थीटा इक्वल्स टू 0 एंड r इक्वल्स टू अगर r हो, सो थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब ये पॉइंट यहाँ पर ना होकर यहाँ पर कहीं पर होंगे एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होंगे r कैप। सो आप मान लो कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल का सेंटर एक स्फीयर का सेंटर पे है। ठीक है, स्फीयर का सेंटर पे है, एंड डाइपोल अगर से जेड डायरेक्शन बराबर हो तो एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड r कैप का वैल्यू किस डायरेक्शन पे होंगे, जेड कैप बराबर, दैट इज डाइपोल जिस डायरेक्शन पे है उसी डायरेक्शन पे होंगे। सो एक्सिस के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखें,
ये डायरेक्शन डायपोल जिस डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन पे होंगे, लेकिन अगर हम अदर पॉइंट पे देखें तो अदर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनाएंगे यहाँ पे। सो डायपोल था इस डायरेक्शन में, सो डायपोल के एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखोगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा डायपोल जिस डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन पे होंगे। ठीक है, उसी डायरेक्शन पे होंगे। लेकिन अदर पॉइंट पे इस सर्कल के ऊपर ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस टेंजेंट का डायरेक्शन आपको क्या देंगे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब एक्सिस के ऊपर होंगे, एंड थीटा इक्वल्स टू अगर हम 90 पुट करें, सो थीटा इक्वल्स टू 90 मतलब ये जो प्लेन है ये वाला प्लेन दिखाई देंगे हम एक्चुअली। सो बाइसेक्टर प्लेन जो होंगे डायपोल का, इस बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने चाहे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या होगा, थीटा कैप बराबर। सो आप मान लो कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर अगर डायपोल का सेंटर पे हो, ये आपका जेड कैप है, ये एक्स कैप है, ये वाई कैप है, एक्स कैप मान लीजिए आउट ऑफ द पेज होंगे, तो इस एक्स वाई प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे थीटा कैप का वैल्यू किस डायरेक्शन पे होना चाहिए, देखो डाउनवर्ड होंगे। सो एक्स वाई प्लेन के ऊपर नॉर्मली डाउनवर्ड कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, माइनस जेड कैप। जेड कैप। ठीक है, माइनस जेड कैप। सो एक्स वाई प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल जिस डायरेक्शन पे, डायपोल अगर इस प्लेन पे रहे ऐसे, इस डायरेक्शन पे ओरिएंटेड रहे डायपोल ऐसे करेंगे, सो इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन पे, सॉरी डायपोल जिस डायरेक्शन पे ओरिएंटेड होंगे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे अगर ऐसी डायपोल रहे, तो इस एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन पे होंगे, लेकिन एक्स वाई प्लेन पे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल का ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे, तो माइनस जेड कैप बराबर होंगे। एंड अदर पॉइंट पे इस सर्कल के ऊपर आप किसी भी पॉइंट पे, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस टेंजेंट का वैल्यू आपको क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब इस फिगर से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है। सो इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझने के लिए आपको यहाँ पे 3 प्लेन इमेजिन करना पड़ेंगे। कौन से 3 प्लेन, कि मान लो ये आपका डायपोल है, डायपोल अगर इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो, कुछ ऐसे ही रहे, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक प्लेन है, तो डायपोल ऐसे से बाइसेक्टर प्लेन पे अगर डिवाइड करें, सो इस केस में देखो इस प्लेन के अबव पॉजिटिव चार्ज होंगे, बिलो द प्लेन डायपोल का नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा प्लेन होंगे, एक ये वाला प्लेन हो सकता है, डायपोल जिस प्लेन पे, इस वाला प्लेन डायपोल को बाइसेक्टर प्लेन कट कर रहे थे, और ये जो प्लेन होंगे इट विल बी पैरेलल टू द डायपोल, डायपोल जिस प्लेन पे उसी के साथ पैरेलल है, ऐसे एक प्लेन बन सकता है। दूसरा प्लेन कौन सा बन सकता है, ऐसे एक प्लेन बन सकता है। ठीक है, सो ये 3 प्लेन, वन प्लेन क्या होंगे, बाइसेक्टर को बाइसेक्टर प्लेन पे कट करेंगे, बाकी 2 प्लेन जो है इन दोनों प्लेन के साथ डायपोल पैरेलल होंगे। ठीक है, डायपोल पैरेलल होंगे। सो आप देखिए यहाँ पर भी उस इमेजिन करिए कि अगर ये प्लेन ऐसी हो, ठीक है, ऐसी दिखाई दो, तो आपको क्या दिखाई देंगे, देखो कि इस प्लेन के थ्रू हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन को कट करके डाउनवर्ड होंगे कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेन को क्रॉस कर रहे होते दिखाई देंगे, और किस डायरेक्शन पे क्रॉस करेंगे, अप टू अपर टू डाउनवर्ड। ठीक है, सो इस केस में क्या होंगे कि ये जो बाइसेक्टर प्लेन है, बाइसेक्टर प्लेन के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, नॉन जीरो होंगे। ठीक है, बाइसेक्टर प्लेन के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। लेकिन अगर ये प्लेन ऐसी हो, ये वाला प्लेन कंसीडर करो जो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होंगे, सो ये अगर प्लेन हो, ये जो बोर्ड पे जो हमने प्लेन बना के रखा है, डायपोल देखो इस प्लेन पे पैरेलल होंगे, सो डायपोल अगर पैरेलल हो तो इस केस में देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेन के साथ हर पॉइंट पे क्या होंगे, इस सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस टेंजेंट और इस प्लेन का सरफेस कितना एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ, 0 डिग्री 90 डिग्री। कितना एंगल बनना चाहिए। एरिया, ये एरिया का डायरेक्शंस क्या होंगे, आउट ऑफ द पेज, एंड इस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो इसी प्लेन पे ही होंगे, तो इनके डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा सर। 0। ठीक है, सो इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स क्या होंगे, 0 होंगे। दूसरा है, अगर आप इस तरीका से इसे 3D इमेजिन सोचोगे, 3D फिगर सोचोगे, तो ये जो प्लेन होंगे इस प्लेन के थ्रू भी फ्लक्स क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। ठीक है, सो ये मान लीजिए आपका जेड एक्सिस है, ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है। सो एक्स यहाँ पे आउट ऑफ द पेज है, वाई जेड मान लो इस बोर्ड के प्लेन पे है। सो ये अगर हो, और एक डाइपोल अगर ओरिजिन पे रहे, इस डाइपोल का सेंटर मान लीजिए ओरिजिन पे, और ऐसे एक पॉइंट डाइपोल अगर रहे, तो इस केस में अगर हमें फ्लक्स पूछा जाए, सो एक्स वाई प्लेन के थ्रू फ्लक्स क्या होंगे, यहाँ पे 0 होंगे, नॉन 0 होंगे, फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन क्या होना चाहिए, नॉन हमें इस 3 प्लेन के थ्रू फ्लक्स देखना है, फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन, फ्लक्स थ्रू वाई जेड प्लेन, एंड फ्लक्स थ्रू द एक्स जेड प्लेन। सो यहाँ पर ध्यान रखोगे क्या कि कोई भी प्लेन अगर इस डाइपोल को बाइसेक्टर प्लेन से कट करे, ठीक है, बाइसेक्टर मतलब इस डाइपोल अगर इस डायरेक्शन पे हो, तो इस डाइपोल को जो बाइसेक्टर प्लेन पे कट करेंगे, डाइपोल के साथ परपेंडिकुलर जो प्लेन होंगे, उस प्लेन के थ्रू फ्लक्स हमेशा क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये प्लेन अगर ऐसी पास हो तो आपको हमेशा दिखाई देंगे कि इस प्लेन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डाउनवर्ड पास हो रहा है हर पॉइंट पे, इधर भी डाउनवर्ड इधर भी डाउनवर्ड। सो फ्लक्स इस केस में नॉन जीरो होंगे। ठीक है, फ्लक्स इस केस में नॉन जीरो होंगे। सो यहाँ पर भी देखो, डाइपोल अगर जेड डायरेक्शन पर ओरिएंटेड हो तो एक्स वाई प्लेन क्या होना चाहिए, इसको बाइसेक्टर में कट करेंगे, है ना। तो बाइसेक्टर में अगर कट करें तो एक्स वाई प्लेन के थ्रू फ्लक्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के थ्रू फ्लक्स होंगे नॉन जीरो। एंड बाकी जो प्लेन होंगे वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, वाई जेड प्लेन देखो ये आपका वाई जेड प्लेन है। सो इस वाई जेड प्लेन के ऊपर एक्चुअली क्या होंगे, डाइपोल जो है, डाइपोल ऐसे पैरेलल होंगे। सो ये था आपका एक्स जेड प्लेन, जो डाइपोल इसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे था। अब अगर ये प्लेन ऐसी हो, वाई जेड प्लेन आपको ऐसे दिखाई देंगे, और डाइपोल देखो इसी प्लेन के ऊपर ही होंगे। ठीक है, इसी प्लेन के ऊपर हो। सो डाइपोल अगर इसी प्लेन के ऊपर हो तो डाइपोल की वजह से इस प्लेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डाइपोल के साथ पैरेलल होंगे। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के साथ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लेन के साथ पैरेलल हो तो इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, ई डॉट डी एस कैलकुलेट करना होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के साथ पैरेलल, लेकिन डीएस क्या होंगे, इसके साथ परपेंडिकुलर, इस प्लेन के साथ इस डायरेक्शन पे होंगे डीएस का डायरेक्शन। सो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। सो इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स होंगे 0। और सिमिलरली अगर हम जेड एक्स प्लेन कंसीडर करें, सो जेड यहाँ पे इस डायरेक्शन पे एक्स आउट ऑफ द पेज था, तो जेड एक्स ऐसे बनेंगे, तो इस केस में भी डाइपोल इस प्लेन के साथ पैरेलल होंगे। सो डाइपोल अगर पैरेलल हो तो इस प्लेन पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे डाइपोल की वजह से, वो भी प्लेन के साथ पैरेलल होंगे। तो जिसके वजह से बाकी दो प्लेन के थ्रू फ्लक्स क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। ठीक है, सो जेड डायरेक्शंस पे डाइपोल है, एक्स वाई प्लेन के थ्रू फ्लक्स होंगे नॉन जीरो, लेकिन वाई सेट एंड जेड एक्स प्लेन के थ्रू फ्लक्स क्या होंगे, हमें 0 मिलेंगे। सो अब जो भी हमने सीखा इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, सो एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड ओरिजिन अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा गया किस पॉइंट पे, एट 3, 4, 0। सो एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप ये जो ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन पे एक डायपोल रखा गया। डायपोल किस डायरेक्शन पे रखा गया, एक्स डायरेक्शन पे ओरिएंटेड है, ऐसे बताया गया। तो डायपोल इस डायरेक्शन पे होंगे ऐसे। अब इस डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है किस पॉइंट पे, एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट हमें गिवन है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3, 4, 0। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस बताना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस बताने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेंगे, एंड देन उसका मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें आप डायरेक्शंस मिल जाएंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायपोल का सेंटर के साथ इस पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। डायपोल का सेंटर ऑरिजिन पे, एंड ये आपका होंगे अब आर वेक्टर, एंड डायपोल यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है। सो डायपोल पी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे कि पी आई कैप, एंड इस फिगर अकॉर्डिंग डायपोल का सेंटर अगर ऑरिजिन पे हो तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस प्लस 4j कैप। ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब हमें देखिए यहाँ पे आर वेक्टर जो है इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप में हमें मिल रहा है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आपको वेक्टर फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बताया गया था वो यहाँ पे पुट करो। आपको द इलेक्ट्रिक फील्ड at point 340, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखोगे कि E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 3 into P dot R into R vector divided by R to the power 5 minus P vector divided by R cube। ठीक है, P vector divided by R cube। सो यहाँ पे 1/4πε0, आप इस R cube कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। सो R cube अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे कि 3 into P dot R into R vector divided by R square माइनस P vector। अब इस P vector और R vector का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, P vector और R vector का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे कि 1/4πε0 R cube एंड देन 3 P dot R, P is along I कैप बराबर था, और इसके साथ अगर आप R वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको मिलेंगे 3 into P एंड देन यहाँ पे R वेक्टर क्या होंगे 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। ये R का मैग्नीट्यूड देखो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9 + 4 16 सो 25। ठीक है, 9 + 16 25, सो 25 माइनस P आई कैप से होंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इससे थोड़े से सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो 1/4πε0 R क्यूब एंड देन इसे सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पे 3 3 3 कहना चाहिए 27 आई कैप, एंड इस 25 अगर हम यहाँ पर मल्टीपल करें सो यहाँ पर 25 माइनस 25 आई कैप, सो 27 माइनस 25 सो 2 P आई कैप एंड
जे कैप का वैल्यू क्या मिलेंगे हमें 36 है 9 + 4 सो 36 जे कैप डिवाइडेड बाय 25 ठीक है ये होंगे। सो अगर आप यहाँ से पी भी कॉमन ले लीजिएगा सो आपको मिलेंगे P डिवाइडेड बाय 4πε r³ इंटू 2 i कैप प्लस 36 जे कैप। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। हमें पूछा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस कैलकुलेट करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस अगर हमें कैलकुलेट करना हो सो दैट इज ई कैप कैलकुलेट करना पड़ेंगे इस पॉइंट पे। सो इस ई कैप का वैल्यू क्या आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ई वेक्टर ठीक है इसी का मैग्नीट्यूड से हमें से डिवाइड करना है। सो इस वैल्यू क्या आना चाहिए 2i कैप प्लस 36 जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 + 36 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर करके बताओ क्या आना चाहिए 36 का स्क्वायर करोगे तो 1296 सो 1296 और यहाँ पर है 4 सो हो जाएंगे 1300 सो 1300 2i कैप प्लस 36 जे कैप एंड 1300 को हम लिख सकते हो 13 इंटू 100 सो 10 इंटू √13 से होंगे आपका क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोला गया है। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया अब एक पोटेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है 18 में बोला गया टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 and P2 are placed at the origin such that one is along x and another is along along y axis respectively. Then the potential at r theta, if the potential at point r theta is 0, then P1 और P2 का मैग्नीट्यूड पूछा गया क्या होना चाहिए। तो आप मान लीजिए एक्स एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस इस एक्स वाई प्लेन पे दो डाइपोल है वन डाइपोल एक्स एक्सिस बराबर है ऐसे एंड अनदर डाइपोल जो है यहाँ पे वाई एक्सिस बराबर है ठीक है एक्स एक्सिस बराबर है दूसरे डाइपोल वाई एक्सिस बराबर है ऐसी दो डाइपोल हमें गिवन है। सो ये डाइपोल P1 गिवन है और सेकेंड डाइपोल P2 गिवन है। सो इन दोनों डाइपोल की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें किस पॉइंट पे एट आर थीटा पॉइंट। सो यहाँ पे आर और थीटा आर तो अपन ले सकते ऑरिजिन से डिस्टेंस थीटा मान लो से पॉजिटिव जेड एक्सिस का फर्स्ट डाइपोल के साथ जो एंगल है इस एंगल का वैल्यू अगर थीटा हो तो इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब क्या बोला गया है कि अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें और इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल का वैल्यू अगर से 0 हो ठीक है नेट पोटेंशियल का वैल्यू अगर 0 हो तो इस P1 एंड P2 जो डाइपोल मूवमेंट है दोनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होना चाहिए हमें कैलकुलेट करना है P1/P2 का रेशियो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे कि पहले आप इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करें इस डाइपोल के साथ एंगल देखे गिवन है थीटा सेंटर से डिस्टेंस गिवन है r सो आप पोटेंशियल क्या लिखोगे P1 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। सिमिलरली इस डाइपोल से देखोगे सो आप ये जो थीटा है थीटा हमेशा आपको किसके साथ लेना डाइपोल के साथ एंगल। तो फर्स्ट डाइपोल के साथ इस आर वेक्टर अगर थीटा एंगल बना है सेकंड डाइपोल वाई एक्सिस बराबर है तो इसके साथ ये जो एंगल बनेंगे इस एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए थीटा
90 क्या? माइनस थीटा। तो सेकेंड डाइपोल के वजह से भी इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल लिखे एंड इन दोनों पोटेंशियल का सम आपको क्या करना है, 0 पुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया पोटेंशियल 0 है। तो यहाँ पर लिखे कि द पोटेंशियल एट पॉइंट आर थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। दो डाइपोल है, दोनों डाइपोल के वजह से पोटेंशियल होंगे। सो फर्स्ट डाइपोल के वजह से अगर हम पोटेंशियल लिखने चाहे तो इस पोटेंशियल का वैल्यू क्या लिखोगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p1 cos थीटा डिवाइडेड बाय r, प्लस सेकेंड डाइपोल के वजह से अगर हम पोटेंशियल लिखने चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p2 एंड अब ये एंगल होंगे 90 माइनस थीटा, सो cos 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय r। तो इससे अगर हम थोड़े से सिंप्लीफाई कर ले तो हमें क्या मिलेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p1 cos थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी यहाँ पे होंगे r स्क्वायर, सो r स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होंगे p2 cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, sin थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ना क्वेश्चन अकॉर्डिंग इस नेट पोटेंशियल का वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है। ठीक है, ये अगर 0 गिवन हो तो हमें यहाँ से p1 और p2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। सो p1 cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इक्वल्स टू अब हम क्या लिखेंगे कि माइनस p2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट कर दीजिए, सो आपको p1 और p2 का रेशियो पूछा गया है। सो p1 p2 का अगर हम रेशियो देखें सो यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो ये tan थीटा के साथ इक्वल होंगे माइनस tan थीटा, बट हमें मैग्नीट्यूड पूछा क्या है, सो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो हमें क्या मिलेंगे प्लस tan थीटा। ठीक है, प्लस tan थीटा। सो ये होंगे आपका क्या करेक्ट आंसर, प्लस tan थीटा। अब क्वेश्चंस पे देखिए थीटा का वैल्यू हमें गिवन नहीं है, किसके साथ लेना है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है, फर्स्ट डाइपोल के साथ लेना है, सेकंड डाइपोल के साथ लेना है। सो अगर आप फर्स्ट डाइपोल के साथ लोगे तब आएगा tan थीटा, और सेकंड डाइपोल के साथ अगर थीटा का वैल्यू लोगे तब क्या आना चाहिए cot थीटा आएंगे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर अगर हम इन जनरल जो थीटा का वैल्यू लिया जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही लिया जाता है, बट इस केस में जो थीटा हम लिखते हैं इस फॉर्मूला में, इस थीटा हमेशा क्या होंगे डाइपोल और आर के बीच में एंगल होंगे। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट डाइपोल पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर है तो इसके साथ ये एंगल अगर हम थीटा कंसीडर करें तो करेक्ट आंसर होंगे tan थीटा। सो आंसर लिखोगे सी। ठीक है, सो दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया, आप एक क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, देखो क्या बोला गया है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance x from the center in the axial positions of a small electric dipole is equal to the intensity at a distance y in the equilibrium position, then x और y के बीच में क्या रिलेशंस होना चाहिए। सो मैं थोड़े से फिगर ड्रॉ कर देता हूँ इस क्वेश्चंस का, बाकी आप कैलकुलेट करके बताओगे क्या आंसर होना चाहिए। सो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले। क्या मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस और ये मान लीजिए वाई एक्सिस। ठीक है, सो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आप यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इन द एक्सियल पोजीशंस ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो
हमें क्या करना है, सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करना है। बट ये जो पॉइंट है ये अगर हमसे x एक्सिस बराबर मान लेते हैं कि डाइपोल के ऊपर, डाइपोल के एक्सियल के ऊपर पूछा गया कि जो हमें ये पॉइंट लेना है फर्स्ट पॉइंट, इट्स एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल मतलब डाइपोल जिस डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है उसी डायरेक्शन बराबर होंगे। तो इसका मतलब अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो डाइपोल है, डाइपोल से x एक्सिस बराबर ओरिएंटेड है, तो डाइपोल अगर x डायरेक्शन बराबर ओरिएंटेड है तो एक्सियल पोजीशन कौन सा होंगे, x एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट होंगे कि एक्सियल पोजीशन। तो इस डाइपोल का सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लो। ठीक है, इस पॉइंट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x 0 0 क्या होंगे, एंड इसके साथ परपेंडिकुलरली दूसरे क्या बोला क्या है, दूसरे स्टेटमेंट पढ़ो आप। दूसरे स्टेटमेंट में बोला क्या है, इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इज इक्वल एट ए y डिस्टेंस इन द इक्विलिटरी पोजीशन। सो इन इक्विलिटरी पोजीशन मतलब इस डाइपोल, ये डाइपोल इस डायरेक्शन पे, तो इसके साथ परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट होगा। सो y एक्सिस x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होंगे और इस डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इस y एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ से डिस्टेंस, डाइपोल का सेंटर से डिस्टेंस क्या होंगे y। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ड्यू टू दिस डाइपोल, इस डाइपोल के वजह से, इफ दे आर इक्वल हो देन इस x और y के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो इससे आप इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हो। बेटर होंगे आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे लिख लीजिए। देखिए डाइपोल इस डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है, डाइपोल इस डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है, एंड फर्स्ट पॉइंट जो है यहीं पर ही है। सो सेंटर से डिस्टेंस होंगे आपका r, r इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होंगे x, एंड ये पॉइंट अगर यहाँ पर हो तो इस r और डाइपोल के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, जी ठीक है। तो आप फर्स्ट पॉइंट के लिए इस पॉइंट पे लेके इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के लिए जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे जो हमने लिखा था वही वाला फॉर्म यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें थीटा इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू x। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट इस पॉइंट के लिए डाइपोल इस डायरेक्शन पे है, अब r आप इस डायरेक्शन पे है, तो इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और यहाँ पे r का वैल्यू क्या पुट करोगे, y। ठीक है, r का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, y। सो इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो मैग्नीट्यूड, एंड इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को इक्वल करके देखो x और y के बीच में क्या रिलेशन आएगा। सर ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन बी, डी। डी, हाँ ऐसे क्वेश्चन है, सही है। So electric field at x 0 0, इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1/4πε0 p cos थीटा। सो cos का वैल्यू, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री होंगे, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। सो r मतलब यहाँ पर x, सो x क्यूब। सो ये होंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो हो जाएगा 0। सो नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर हमें 0 मिलेंगे। सो हमें क्या मिलना चाहिए, 2p डिवाइडेड बाय 4πε0 x क्यूब।
ठीक है, ये होंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड क्या है, 0 y 0, इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू दिस डाइपोल, तो इस डाइपोल का वैल्यू क्या होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो फर्स्ट टर्म हो जाएंगे 0, cos 90 का वैल्यू होंगे 0, एंड सेकेंड टर्म पे आता है साइन, सो यहाँ पे सेकेंड टर्म होंगे नॉन जीरो। सो सेकेंड टर्म p sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाय r क्यूब, r यहाँ पर क्या है y गिवन है, यहाँ से डिस्टेंस y गिवन है, सो y, ठीक है, y क्यूब। सो दिस इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y क्यूब, ठीक है, y क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दोनों क्या होना चाहिए, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस E at point x 0 इज इक्वल्स टू क्या होंगे E at point 0 y 0, से दोनों इक्वल होना है। सो इन दोनों का अगर हम इक्वल करें तो हमें क्या मिलेंगे कि 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y क्यूब। सो यहाँ पे p कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, सो हमें y इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। सो y इक्वल्स टू अगर हम फाइंड आउट करें, y इक्वल्स टू हमें क्या मिलेंगे x डिवाइडेड बाय 2 to the power 1/3। सो करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन डी। अब एक MSQ क्वेश्चन सॉल्व करो। MSQ क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला गया है। MSQ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, कैन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P naught I cap is placed at the origin, which of the following statement is or are correct? सो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एक डाइपोल हमें गिवन है और डाइपोल किस डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है, आई कैप डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है। सो आप मान लीजिए कि ये जो है ये आपका एक्स एक्सिस है, सो ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, एंड आउट ऑफ द पेज जो है ये होंगे आपका वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऐसे हैं। सो यहाँ पर एक डाइपोल है, डाइपोल ओरिजिन पे है और किस डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है, एक्स कैप डायरेक्शन पर ओरिएंटेड ऐसे हैं। सो ये अगर आपका डाइपोल ओरिएंटेड हो, सो आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे, किस डाइपोल की वजह से अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करने चाहें। सो ऑप्शन सी पे बोला गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एक्स वाई प्लेन इज 0। ऑप्शंस बी में पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वाई जेड प्लेन इज 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू जेड एक्स जेड प्लेन इज 0, एंड ऑप्शन डी में पूछा गया पोटेंशियल एट इन द स्पेस एक्स वाई जेड, किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई जेड आर्बिटरी पॉइंट पे, स्पेस का मतलब कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो इस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए। सो इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल का वैल्यू पूछा गया ऑप्शन डी में। क्या सो अब बताओ क्या होना चाहिए। सो जब भी किसी प्लेन के थ्रू फ्लक्स पूछा जाए, अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि डाइपोल के साथ परपेंडिकुलर प्लेन कुछ होंगे। ठीक है, सो डाइपोल के साथ जो परपेंडिकुलर प्लेन होंगे सिर्फ उसी प्लेन के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, एंड बाकी दो प्लेन के थ्रू फ्लक्स क्या होंगे, 0
ठीक है, 0 क्यों होंगे। अब 0 क्यों होंगे वो भी आपको समझना जरूरी है कि डाइपोल देखो अगर इस डायरेक्शन पे हो तो इसके साथ परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस किस डायरेक्शंस पे होंगे, डाउनवर्ड। सो इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अप से डाउनवर्ड की तरफ पास होंगे तो फ्लक्स होंगे नॉन जीरो। लेकिन अदर जो दो प्लेन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उस प्लेन के साथ पैरेलल होंगे, लेकिन प्लेन के साथ अगर पैरेलल हो तो इस फ्लक्स हमें कैलकुलेट करने के लिए ई डॉट डी एस कैलकुलेट करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन बट डी एस क्या होंगे, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगे जिसकी वजह से फ्लक्स हो जाएंगे जीरो। सो इसी की वजह से अदर दो प्लेन के थ्रू जीरो होंगे। सो आप यहाँ पर अगर डाइपोल एक्स डायरेक्शन पर ओरिएंटेड हो तो कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर होंगे एक्स कैप के साथ, कौन सा प्लेन, YZ वाई जेड प्लेन। सो वाई जेड प्लेन के थ्रू फ्लक्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नॉन जीरो। बाकी दो प्लेन जेड एक्स एंड जीरो हो जाएगा सर, एक्स वाई प्लेन, जीरो फ्लक्स। ठीक है, जीरो फ्लक्स होंगे। सो फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन होंगे जीरो, फ्लक्स थ्रू जेड एक्स प्लेन ये भी जीरो होंगे क्योंकि इस केस में डाइपोल किस डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है, एक्स कैप डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है। लेकिन फ्लक्स थ्रू वाई जेड प्लेन, सिंस वाई जेड प्लेन डाइपोल के साथ परपेंडिकुलर है तो इस केस में जो फ्लक्स होंगे इस फ्लक्स का वैल्यू होंगे नॉन जीरो। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू होंगे नॉन जीरो। एंड देन पोटेंशियल पूछा गया हमें इस पॉइंट पे। सो ये आपका अगर पोटेंशियल हो तो यहाँ से आप आर वेक्टर लिख लीजिए। तो आर वेक्टर क्या लिखोगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप एंड पी वेक्टर आपको गिवन है पी नॉट आई कैप। सो पोटेंशियल का वैल्यू क्या लिखोगे, पी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर, आर क्यूब। ठीक है, सो आपको पोटेंशियल का वैल्यू भी इस पॉइंट पे स्पेस में किसी भी एक पॉइंट पे एक्स वाई जेड, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सो यहाँ पे आप पी और आर का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो देखिए आपको क्या मिलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इज पी नॉट आई कैप, पी नॉट आई कैप और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सो होंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय इसका क्यूब हमें लिखना है। सो मैग्नीट्यूड का क्यूब मतलब क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, होल टू द पावर 3/2। सो आर का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड इसके पावर होंगे 3। सो अल्टीमेटली इस पूरे के पावर क्या होंगे 3/2 से होंगे। आप इस डॉट प्रोडक्ट अगर कैरिड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आई के साथ आई का मिलेंगे नॉन जीरो, बाकी जे और के साथ मिलेंगे जीरो। सो फाइनली आपको क्या मिलेंगे कि पी नॉट एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 से होंगे कि आपका इस पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ACD सर। एक्स वाई प्लेन के थ्रू फ्लक्स होंगे जीरो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी में पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के थ्रू फ्लक्स नॉन जीरो होना चाहिए बट यहाँ पर जीरो गिवन है इसलिए ऑप्शन बी इज रॉन्ग एंड ऑप्शन सी एक्स जेड प्लेन के थ्रू फ्लक्स होंगे जीरो। सो सी इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी में पोटेंशियल पूछा गया, पोटेंशियल देखो इसी फॉर्म में लिखा गया है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो आपको इन तीनों ऑप्शन चूज करना पड़ेंगे अगर 2 मार्क्स लेना है तो, ए सी एंड डी। अब एक और एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला गया है।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? इफ ए डाइपोल इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन 0 0 0 and is pointing along the z direction, then the force on a point charge q at a 0 0. सो हमें क्या गिवन है? एक डाइपोल गिवन है और एक पॉइंट चार्ज गिवन है, और क्या बोला गया कि इस डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स कितने होंगे। सो आपका मन पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों लगना चाहिए। चार्ज के ऊपर फोर्स तभी लगता है जब हम किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। सो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन नहीं है, डाइपोल गिवन है। तो बट ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टडी किया कि डाइपोल की वजह से भी क्या होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे उस रीजन पे। जैसे हम किसी पॉइंट पर डाइपोल रखेंगे, सो वहाँ पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्चुअली क्या होंगे, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेंगे। सो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर क्या पूछा गया कि डाइपोल की वजह से पहले जिस पॉइंट पे चार्ज रखा गया वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए, एंड जितना अमाउंट ऑफ चार्ज रखा गया उस चार्ज से उससे मल्टीपल कर दीजिए तो आपको फोर्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है कि आपका जो डाइपोल है, डाइपोल रखा गया जेड डायरेक्शन पे ओरिएंटेड, एंड किस पॉइंट पे रखा गया, ओरिजिन पे। सो ये मान लीजिए आपका जेड एक्सिस, जो एक्स वाई जेड, बा इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, ये मान लीजिए आपका जेड, से हो जाएंगे एक्स और ये हो जाएंगे वाई। ठीक है, जेड एक्स वाई ऐसे है। अब डाइपोल किस डायरेक्शन पे ओरिएंटेड, डाइपोल ओरिजिन पे रखा गया है और जेड डायरेक्शन पे ओरिएंटेड है ऐसे। सो डाइपोल अगर इस डायरेक्शन पे ओरिएंटेड हो, सो हमें क्या पूछा गया है, किस डाइपोल के प्रेजेंट पे अगर हम एक पॉइंट चार्ज रखें किस पॉइंट पे, ए 0 0, सो ए 0 0 किस एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो। तो इस पॉइंट पे अगर हम एक पॉइंट चार्ज रखें क्यू, ठीक है, पॉइंट चार्ज रखें क्यू, तो इस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स का वैल्यू पूछा गया है कितना होना चाहिए। ठीक है, सो अगेन, सो हमें क्या करना है, इस डाइपोल के वजह से सबसे पहले आप यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, एंड डाइपोल का डाइपोल मोमेंट गिवन है हमें पी, सो पी इंटू जेड कैप, ये आपका होंगे डाइपोल मोमेंट। सो इस डाइपोल के वजह से आपको इस पॉइंट पे जो पॉइंट चार्ज रखा गया उस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना होंगे। तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों ही फॉर्मेट में लिख सकते हो, आइदर आप इन टर्म्स ऑफ पी डॉट आर, जो फॉर्मेट आपको बताया गया वहां पे देखें, बट दूसरा क्या है, पी कॉस थीटा, थीटा और आर के टर्म पे जो बताया गया वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि थीटा भी देखो यहाँ पे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। डाइपोल इस डायरेक्शन पे है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एंड आर डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, आर का मैग्नीट्यूड लिखोगे ये, ठीक है ये। और देखिए ये जो प्लेन है ये बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर है डाइपोल का, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होना चाहिए, डाइपोल जिस डायरेक्शन पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है, डाइपोल जिस डायरेक्शन पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पर बताया गया था आप लोगों का भी। ये बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, डाउनवर्ड होंगे, डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड। सो बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें इस डाइपोल के वजह से, डाइपोल जिस डायरेक्शन पे ओरिएंटेड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे। एंड एक्सिस के ऊपर अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होंगे, डाइपोल के साथ पैरेलल होंगे, डाइपोल जिस डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन पे होंगे। सो यहाँ पर भी देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किस एक्सिस के ऊपर है, बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर है, डाइपोल इस डायरेक्शन पे वाई एक्स कैप इसके साथ क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होना चाहिए, माइनस जेड कैप। ठीक है, अगर आपको इसे समझ में आए ठीक है, अदरवाइज सिंपली आप जो ये फॉर्म आपको बताया गया था कि पी डॉट आर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 5
माइनस पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इस फॉर्म से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो पी डॉट आर, पी इस बराबर है, आर इस बराबर है, इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। सो ये टर्म हो जाएंगे 0 और यहाँ से आएंगे पी है पी नॉट जेड कैप डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर मतलब यहाँ से डिस्टेंस ए क्यूब। सो डाइपोल का डायरेक्शन किस बराबर होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस माइनस जेड जेड। कैप। ठीक है, सो आप दोनों फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड at the position of point charge। सो पॉइंट चार्ज जिस पॉइंट पे रखा गया है उस पॉइंट चार्ज का पोजिशन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहिए, किसके वजह से? ड्यू टू द गिवन डाइपोल जो डाइपोल हमें गिवन है उस डाइपोल के वजह से अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आइदर आप इन टर्म्स ऑफ आर थीटा में लिखो व इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में लिखो। सो होंगे 1/4πε0 T डॉट r divided by into r divided by r to the power 5 minus p divided by r cube। सो यहाँ पे p का वैल्यू पुट करोगे और r का वैल्यू क्या पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ, अगर इस फॉर्म में लिख रहा हूँ सो r वेक्टर विल भी क्या होंगे? ए आई कैप। ठीक है, ए आई कैप बाय एक्स कैप। सो ए एक्स कैप अगर लिखोगे यहाँ पे r का वैल्यू एंड p है पी जेड कैप। सो इस p डॉट r का वैल्यू आपको क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे। सो ये टर्म हो जाएंगे 0। सो ये टर्म अगर 0 हो सो फाइनली इस पॉइंट पे जो है का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे 1/4πε0 माइनस हो जाएंगे एंड p का वैल्यू है p जेड कैप डिवाइडेड बाय r। यहाँ से डिस्टेंस का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखोगे सो एक कैप से होंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप देखिए आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इस पॉइंट पे चार्ज रखा गया प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए? Q into E। Therefore, the force acts on the point charge Q is equals to, can say F is equals to Q into E। से हो जाएंगे -1/4πε0 स्मॉल q स्मॉल p डिवाइडेड बाय ए क्यू एंड माइनस अगर यहाँ पर मल्टीपल कर दोगे तो ये जेड कैप बराबर होंगे। ठीक है, से होंगे आपका फोर्स का वैल्यू। अब नेक्स्ट जो बाकी कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? A particle of charge E and mass m is located at the midpoint of the line joining the two mixed collinear dipole with a unit charge as shown in the figure. Then the particle is constant to move only along the line joining the dipoles, assuming that the length of the dipole is much shorter than their separation, then the natural frequency of oscillations of the particle क्या होना चाहिए? Okay. तो ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो है
इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो है दो डाइपोल हमें गिवन है। इस डाइपोल किस किस प्लेन पे गिवन है, किस किस पॉइंट पे गिवन है कि मान लो ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 है एंड x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू प्लस r पे एंड माइनस r पे दो डाइपोल रखा गया है। सो पॉइंट डाइपोल है, इनके बीच में सेपरेशन जो होंगे, सेपरेशन विल बी वेरी वेरी स्मॉल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बट आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ी सी लार्ज करके ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पर है माइनस ई चार्ज, यहाँ पर है प्लस ई चार्ज, इनके बीच में सेपरेशन हमें गिवन है 2d, ठीक है, 2d। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज प्लस ई चार्ज, इनके बीच में सेपरेशन गिवन है हमें 2d। एंड ये जो डाइपोल है तो इच सिस्टम विल बिहेव लाइक डाइपोल। ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का सेंटर का जो डिस्टेंस होंगे x इक्वल्स टू 0 से, ये डिस्टेंस हमें गिवन है r। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस पे गिवन है। आपको क्या पूछा गया है कि आप सबसे पहले मान लीजिए एक चार्ज अगर हम यहाँ पर रखें, ठीक है, एक चार्ज अगर हम इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ पर रखें, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगना चाहिए, पहले ये कैलकुलेट कराओ। सो अगेन वही क्वेश्चन है, इससे पहले जो हमने था यहाँ पे एक डाइपोल था और उस डाइपोल की वजह से एक डाइपोल से सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया, तो उसके ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना था। आप यहाँ पर एक नहीं दो डाइपोल है, सो वी हैव 2 डाइपोल्स एंड इन दोनों डाइपोल की वजह से हमें इस चार्ज के ऊपर पहले फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पहले इस डाइपोल का आप डायरेक्शन देख लीजिए। इस डाइपोल का डायरेक्शन किस बराबर होना चाहिए, फर्स्ट डाइपोल का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस। तो ये अगर हम एक्स एक्सिस मान लिया हमने, तो ये होंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे होंगे, एंड इस डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए किस पॉइंट कहाँ पर है, दोनों डाइपोल का मिड एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, दोनों डाइपोल का एक्सिस के ऊपर है, ये डाइपोल ऐसी है, ये डाइपोल ऐसी है, दोनों डाइपोल के एक्सिस के ऊपर है। सो डाइपोल के एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होना चाहिए, डाइपोल जिस डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन पे होंगे, यस सर। उसी डायरेक्शन पे होंगे। सो आप देखिए इस डाइपोल का सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r। ये डाइपोल इस डायरेक्शन पे ओरिएंटेड है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होना चाहिए, इस डायरेक्शन पे होंगे। फर्स्ट डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड डाइपोल इस डायरेक्शन पे ओरिएंटेड है, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होना चाहिए, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस बराबर। अब देखिए दोनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट सेम होंगे कि नहीं, यस सर। दोनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट सेम है, दोनों डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेंगे हमें, जीरो। जीरो। सो अगर हम एक चार्ज को एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे रखें, तो इसके ऊपर नेट फोर्स हमें क्या मिलेंगे, जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो। लेकिन अगर हम थोड़े से डिस्प्लेसमेंट करें इस चार्ज को यहाँ से, ठीक है, थोड़े से अगर हम डिस्प्लेसमेंट कर दे यहाँ से यहाँ तक, इस चार्ज को मान लो हम यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दे आप, सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो से x, अगेन x इज मच लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू r। सो ये अगर हो, अब इस चार्ज को अगर हम यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दे, तो इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तो हमें क्या करना है, सेकेंड डाइपोल का सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, एंड फर्स्ट डाइपोल का सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा। सो अब बताओ ये डिस्टेंस कितना होंगे, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सेंटर से इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस था r, अब यहाँ से डिस्टेंस अगर x हो तो R यहाँ से minus डिस्टेंस x. कितना होना चाहिए, r माइनस x। और इस डाइपोल का सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा आप, R plus r R प्लस plus x, x. ठीक है, r प्लस x। ओके, सो आपने ये भी पता थे r प्लस x एंड r माइनस x होंगे,
तो आप देख लीजिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी भी देखो ये पॉइंट क्या है, डायपोल के एक्सिस के ऊपर ही है, तो इस डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इस डायरेक्शन पे, और इस डायरेक्शन इस डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इस डायरेक्शन पे। और क्या है कि अगर एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हो तो थीटा का वैल्यू क्या पुट करोगे, थीटा का मैग्नीट्यूड 0 डिग्री पुट करोगे, एंड एक्सिस से जो डिस्टेंस होंगे डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस होंगे डिस्टेंस आर का वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, सो अगर थीटा इस केस में 0 पुट करोगे, सो इन टर्म्स ऑफ अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखें तो कौन सा टर्म 0 हो जाएंगे, थीटा कैप वाला टर्म 0 हो जाएंगे दोनों केस में, है ना। Yes, sir. चाहे हम इसमें लिखे चाहे हम इसमें लिखे। सो फर्स्ट टर्म से हमें क्या मिलेंगे, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, एंड r का डिस्टेंस यहाँ पर होंगे r माइनस एक्स, एंड इस डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होंगे पॉजिटिव एक्स कैप बराबर, और इस डायपोल के वजह से नेगेटिव एक्स बराबर। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x00, इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट डायपोल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड डायपोल। ठीक है, सेकेंड डायपोल, तो फर्स्ट डायपोल ये आपका फर्स्ट डायपोल है, तो इस डायपोल के वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इस फॉर्म में पुट करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू r कैप प्लस p sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू थीटा कैप। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमें 0 होंगे, सो थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे सो ये वाला टर्म हो जाएंगे 0, और यहाँ से हमें मिलेंगे 2p। सो अभी मैं इसे p का फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाद में p को इन टर्म्स ऑफ p में लिख लूंगा। ठीक है, डाइपोल इस e चार्ज एंड डिस्टेंस के फॉर्म में लिख लूंगा। सो p इंटू e डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होंगे, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस होता है, तो इस केस में होंगे r माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, r माइनस एक्स का होल क्यूब, एंड इस डायपोल के वजह से डायरेक्शन किस बराबर होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सिस। प्लस एक्स एक्सिस बराबर। ये हो गया सेकेंड डायपोल, सेकेंड डायपोल, इस डायपोल के वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट सेम ही है, सो p, अब यहाँ से डिस्टेंस क्या होंगे r प्लस एक्स का होल क्यूब, एंड यहाँ पे अब डायरेक्शन किस बराबर होंगे, माइनस एक्स कैप बराबर। सो इस माइनस का वैल्यू अगर हम यहाँ पर मल्टीपल करें सो ये मान लो माइनस, सो ये होंगे। अब आप यहाँ से p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन ब्रैकेट से आप r कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट से अगर r कॉमन लोगे तो यहाँ पे r क्यूब है, सो हमें क्या मिलेंगे, r क्यूब। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस, हाँ सर 2p होगा ना? ये सर दोनों में ऊपर 2p कर दो दोनों जगह पे 2p। सो अगर आप यहाँ पे r कॉमन ले लोगे तो जाएंगे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r, सो इससे अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाए तो हमें क्या मिलेंगे, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r का होल क्यूब विथ ए नेगेटिव साइन, एंड माइनस यहाँ पर से भी हमने r कॉमन ले लिया, सो इट विल बी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई r इंटू होल टू द पावर -3 इंटू एक्स कैप। सो आप देखिए हमने क्या बोला था, SHM मोशन होने के लिए दिस x विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट होंगे, तो अगर x वेरी वेरी स्मॉल हो तो इससे अगर हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक अप्रोक्सीमेशन ले तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, एंड यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे कि 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय r, एंड देन यहाँ पर होंगे माइनस, यानी फिर माइनस यहाँ पे मल्टीपल करोगे तो इस माइनस प्लस होंगे, हमें क्या मिलेंगे 3x डिवाइडेड बाय r।
से +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो ये आपका x कैप है, डायरेक्शंस बराबर है, सो 2p डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 2 मल्टीपल होंगे, सो 6, सो क्या होना चाहिए 6 + × 2 12 है, सो 12p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर r है, यहाँ पर r³ है, तो r⁴ इंटू x, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होंगे, x कैप बराबर होंगे। ठीक है, सो अब हमने क्या देख रहा है यहाँ पे कि इस पॉइंट से अगर हम एक चार्ज पार्टिकल का अगर हम यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करें तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड देखो क्या होंगे, x के साथ प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम इसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होंगे नेगेटिव, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस बराबर हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस बराबर हो, तो यहाँ पर अगर हम एक नेगेटिव चार्ज रखें तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस बराबर लगना चाहिए, नेगेटिव x एक्सिस बराबर, माइनस x एक्सिस बराबर होंगे। सो इस माइनस x एक्सिस बराबर अगर हम फोर्स देखें तो यहाँ पर देखिए कि द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, therefore the force acts on the electron इस फोर्स का वैल्यू हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे कि F इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -c इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -c का वैल्यू यहाँ पे अगर माइनस के साथ पुट करोगे तो हमें क्या मिलेंगे -12 PE डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r⁴ इंटू x एंड -x कैप। सो देखो हमने चार्ज पार्टिकल को सेंटर से पॉजिटिव x डायरेक्शन बराबर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, लेकिन फोर्स किस बराबर लगेगा, नेगेटिव x डायरेक्शन पे। एंड ये जो फोर्स है, ये फोर्स देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट से x = 0 इक्विलिब्रियम पॉइंट था, उस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल है। सो ऐसे फोर्स के अंडर पे पार्टिकल जो मोशन दिखाएंगे, मोशन क्या होना चाहिए, मोशन विल बी SHM SHM। ठीक है, मोशन विल बी SHM। सो इस फोर्स से अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें इसी फोर्स के यूज करके, सो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या लिखोगे, चार्ज का मास और x डायरेक्शंस पे डिस्प्लेसमेंट होंगे, सो dx/dt² इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स का वैल्यू हमें मिला -12 PE डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r⁴ इंटू x। सो इस मास को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेंगे कि dx² बाय dt² is equals to -12 PE divided by 4 pi epsilon naught m r³ into r⁴ into x। सो ये होंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, सो डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ SHM, तो पार्टिकल का जो मोशन होंगे SHM होंगे। सो ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस SHM का हो तो ये जो क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हम क्या लिखेंगे, SHM मोशंस का एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। सो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इसका जस्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 12 PE डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r⁴। ठीक है, r⁴। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऑफ कोर्स इस फॉर्म में p फॉर्म में गिवन नहीं है। सो p हमने मान लिया था क्या, जो दो डाइपोल मोमेंट गिवन था उस डाइपोल मोमेंट का डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, इस p का वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या था 2d, एंड इस डाइपोल का इस चार्ज था e। सो इस डाइपोल का मोमेंट यहाँ पर क्या पुट करोगे, 12 2d इंटू e। सो e यहाँ पर भी है तो इट विल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r⁴। ठीक है, m r⁴। आप यहाँ पर देखिए किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 12 और यहाँ पर है 4, सो हो जाएंगे 6 है। सो अंडर रूट ऑफ 6
d square divided by pi epsilon naught m r to the power 4। ये होंगे आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। सो आज हमने क्या सीखा है कि एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, एंड उस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है, एंड उस डाइपोल के आसपास अगर किसी पॉइंट पे हमें एक चार्ज रखा जाए तो उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होंगे। सो चार्ज के ऊपर नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चार्ज को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स होंगे Q इंटू ई। तो इस केस में जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे वो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ठीक है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट सीखा है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम सीखेंगे यहाँ पे कैसे सेम डाइपोल है, इस डाइपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाइपोल के दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से नेट फोर्स कितना होंगे एंड टॉर्क कितना होंगे। एंड देन अगर दो डाइपोल हम साइड बाय साइड रखें तो इनके बीच में एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, क्योंकि अगर हम एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब देखेंगे क्या कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे। सो अगर दो डाइपोल साइड बाय साइड रखें तो फर्स्ट डाइपोल विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड डाइपोल इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहा हूँ, तो ये दोनों डाइपोल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट स्टार्ट करेंगे और इस इंटरेक्शंस की वजह से क्या होंगे, सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी चेंजेस वगैरह होंगे। सो ये सब कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप पोटेंशियल का सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हो, बाकी क्वेश्चन तो टाइम नहीं मिला? कुछ बच्चे हैं सर अभी करने के लिए। ठीक है, तो कर लो। सो नेक्स्ट क्लास में, और ज़्यादा नहीं, बस 2-4 कॉन्सेप्ट ही है, इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ में इन दोनों चैप्टर का हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसी हैं जो क्वाड्रुपल मूवमेंट एंड मल्टीपल एक्सपेंशन रिलेटेड है, वो टीएफआर एंड जेस्ट के एग्जाम में पूछा जाता है, बट टीएफआर एग्जाम तो आने वाला है, तो कितना क्या होंगे। सर आपने बोला देखते था हैं। कि कुछ क्वेश्चंस बताएंगे कैसे फॉर्मेट होता है टीएफआर के लिए, वो वाला कब बताएंगे? बताया तो था, बट अभी आप लोगों के दूसरे टीचर का क्लास हो रहा है, टाइम भी नहीं मिल रहा है, क्या कर सकते हैं। इसी डाइपोल रिलेटेड कुछ क्वाड्रुपल मूवमेंट का कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है वहाँ पे, एंड साथ में नेक्स्ट चैप्टर जो कंडक्टिंग मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम के एक अनदर क्वेश्चन है इमेज मेथड। इमेज मेथड से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन अगर इमेज मेथड का ही कॉन्सेप्ट ना हो तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर।